यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट करवाया था फिजिक्स का, फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। और अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स सेकंड के बारे में। देखिए, आपकी फिजिक्स की दो बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड का ये चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 विच इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको क्या करना है, इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक लगानी है, एक अलग नोटबुक लगानी है जिसमें आप लोग इन चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे और वो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज जो भी हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं आज या कल, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो अगर आपको ये रीड करना हो तो आप एनसीईआरटी बुक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज और जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एनीवेज, हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज चैप्टर 11। ओके, सो चैप्टर 11 इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो हम इसमें सबसे पहले थर्मल वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल वर्ड, थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है मैटर की। इसका मतलब ये होगा कि मैटर के अंदर अगर हम हीट एनर्जी देंगे या उससे हीट एनर्जी ले लेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले हम लोग हीट एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर के अंदर, दैट इज हीट। हीट एनर्जी बोल सकते हैं या आप हीट बोल सकते हैं या आप इसको थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। हीट बोल सकते हैं, हीट एनर्जी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, या आप इसको थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हीट हमारा डिस्कशन होगा, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है और कैसे उसको मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि थर्मोमीटर्स कैसे वर्क करते हैं, कि हम थर्मोमीटर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और किस प्रॉपर्टी के बेस पर उसको बनाया जाएगा, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट एनर्जी से। तो देखिए, हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द form of energy which produces sensation of warmth। देखिए, ये तो जनरल डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन हम यूज नहीं करेंगे फिजिक्स के अंदर। ये तो जनरल डेफिनेशन है जो हम लोग 8, 9, 10th में स्टडी करते आ रहे थे कि हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की, जैसे एनर्जी के टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसी तरह से ये भी एक टाइप है। किसका टाइप है? एनर्जी का टाइप है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। ओके, और ये क्या करती है? विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्म। ये गर्म होने का एहसास दिलाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसको उसका जो एहसास होगा, वो जो सेंसेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज हीट। दिस इज द जनरल डेफिनेशन, दिस इज द जनरल डेफिनेशन। एक्चुअल में हीट एनर्जी क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं, वो किस तरह से समझी जाएगी। देखिए, हीट एनर्जी का रिलेशन है पार्टिकल्स के मोशन से। हमें पता है मैटेरियल, जो मैटर है वो किससे बना होता है? पार्टिकल्स। जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो किससे बना होता है? पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और उन पार्टिकल्स को आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। उन पार्टिकल्स को आप क्या बोल सकते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मटेरियल है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। और वो एटम्स और मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं? परपेचुअल मोशन। परपेचुअल मोशन का मतलब है कि वो लगातार कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। और इसी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं हीट एनर्जी। पार्टिकल्स के मोशन के कारण जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट इज नोन एज हीट एनर्जी। तो बेसिकली मोशन करना और मोशन से रिलेटेड एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी जिसका सिंबल K होता है और जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं। दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला जाता है?
हीट एनर्जी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला जाता है? हीट एनर्जी। अब सुनिए, पार्टिकल्स किस किस तरह के मोशन करते हैं और उनके पास कौन कौन से टाइप की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। तो सुनिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण उसके अंदर है, दैट इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसा चल करके जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है। अगर वो मोशन की स्टेट में है तो हम बोलेंगे कि उसके पास किस टाइप की एनर्जी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पार्टिकल्स मोशन में होंगे, एटम मॉलिक्यूल्स अगर मोशन में होंगे, तो दे आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज पार्टिकल्स विच आर इन मोशन इज नोन एज हीट एनर्जी। और पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है मोशन के कारण, उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला जाता है? हीट एनर्जी। अब ध्यान से सुनिए, पार्टिकल के पास किस किस टाइप के मोशन हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेशनल मोशन। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं आप। सेकंड इज रोटेशनल मोशन। सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। एंड थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेशनल मोशन। तीन तरह के मोशन है तो तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से ये एनर्जीज हम लोग देख सकते हैं या हमें पता लगेगा। तो देखिए, मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते हैं, O डबल बॉन्ड O किस तरह से लिखा जाता है? विच इज O2 गैस। अब मैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो बीच में मार्कर है, ये बॉन्ड का वर्क कर रहा है, दिस इज द डबल बॉन्ड। यहाँ पर मैंने एक कैप लगाया, दिस इज ऑक्सीजन एटम, और एक कैप मैं दूसरी तरफ लगाने वाला हूँ, वो भी क्या है? वो भी ऑक्सीजन एटम। तो आपको ये क्लियरली विजिबल है कि एक ऑक्सीजन एटम इस तरफ है, एक ऑक्सीजन एटम इस तरफ है, और ये मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन का क्या है? मॉलिक्यूल। ओके, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसा चल करके जा सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में आपकी तरफ। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस में स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकता है। इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। ये कैसा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल मोशन की। सेकंड, रोटेशनल मोशन। अब देखिए, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। ये इस तरह से भी तो घूम सकता है, ऐसा रोटेट भी तो कर सकता है। और कितनी तरह का रोटेशन करेगा उसको बताता हूं मैं आपको। कितने टाइप का ये क्या करेगा? रोटेशन करेगा। उसके लिए हमें एक्सिस चाहिए होंगे। तीन एक्सिस हम लोग बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ध्यान से देखिए डायग्राम को। दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर को मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स एक्सिस। दिस पेन इज द वाई एक्सिस एंड दिस थर्ड मार्कर इज द जेड एक्सिस। तो मैं आपको ये 3D में दिखा रहा हूँ, 3D मोशन है। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जेड एक्सिस वाला मार्कर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसका सिर्फ आपको डॉट दिखेगा। इसके बाद में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने बोला इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है। एक मॉलिक्यूल ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, और एक मॉलिक्यूल ऐसा आपकी तरफ आ रहा है, इट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। सो दिस इज द 3D मोशन, एक्स वाई एंड जेड। तो इधर अगर अकेले एक्स एक्सिस में जा रहा है 1D मोशन, अगर अकेले वाई एक्सिस पे जा रहा है 1D मोशन, अकेले जेड एक्सिस पे जा रहा है 1D मोशन। लेकिन अगर ऐसा जा रहा है तो एक्स एक्सिस में भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वाई एक्सिस में भी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज 2D मोशन। और अगर ऐसा जा रहा है तो 3D मोशन, एक्स एक्सिस में भी पोजीशन चेंज, वाई में भी और जेड में भी। तो ये ऐसा मूव कर रहा है। ये सारे ट्रांसलेशनल मोशन है। ये सारे कैसे मोशन है? ट्रांसलेशन। आपको दिख रहा है ये ऐसा सीधा सीधा चल करके जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन की बात सुनिए। ये एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस ये इस तरह कैसा भी रोटेट कर सकता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। दिस इज द रोटेशनल अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस। देखिए, ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? ऐसा रोटेट कर रहा है। और
सॉरी इट इज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है, और ये अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर भी ये रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस पर भी रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इसके पास रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो इसके पास क्या हो सकता है, इस मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, और रोटेशनल मोशन है तो वो भी एक तरह का मोशन है, और इस मोशन के कारण इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन की भी काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास रोटेशनल मोशन की भी क्या है, ऐसा रोटेट भी कर रहा है ये हमारे आसपास जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो इसके पास रोटेशनल मोशन की भी काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ साथ ये वाइब्रेशन भी कर सकता है, ये अपनी जगह पर ऐसा वाइब्रेट भी करता रहेगा, रोटेशन भी करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा, तीनों तरह के मोशन करेगा। तो इसके पास 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये जो 3 टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी है, ये जो 3 टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एनर्जी। यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हीट एनर्जी के लिए। अगर ये मोशन में है, 3 तरह के मोशन कर रहा है, तो 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी है, और जितने भी तरह की इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जितने भी तरह की इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करने वाले हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी बोला जाता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए मेरे पास एक बीकर है, एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई गैस हमने फिल कर दी, ये क्लोज कंटेनर था, इसमें ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऐसा ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ये वाई एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने बोला कि ये मोशन की स्टेट में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब ये अपनी फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, ये इस पोजीशन तक आ चुका है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी तो चेंज हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हुआ। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है mgh। इस मॉलिक्यूल का मास नहीं चेंज हो रहा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, ये भी कांस्टेंट है, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। अगर हाइट चेंज हो रही है, हाइट बढ़ रही है, तो इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हीट एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का हीट एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं। जो भी हीट एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, वो किसके कारण से है, उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण, उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण से है। और वो सारे के सारे पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन की वजह से उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की काइनेटिक एनर्जीज है, और उन सब काइनेटिक एनर्जीज का जो टोटल है उसी को क्या बोला जा रहा है, हीट एनर्जी। उसको क्या बोला जा रहा है, हीट एनर्जी। अब और सुनिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक चिल्ड वाटर था, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, आपने जैसे ही उसमें हाथ डाला, आपने बोला ये तो बड़ा ठंडा है। या एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने वाटर को गर्म कर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, जैसे ही उसमें हाथ को डालते हैं वो हमें गर्म फील होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, हीट एनर्जी किससे रिलेटेड है, हीट एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मोशन से रिलेटेड है, या इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स, इट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर आपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रखा है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही आप गर्म पानी में हाथ डालते हैं, वो पार्टिकल आकर के आपसे ऐसा टकराता है, और जैसे ही टकराता है आप बोलते हैं ये तो बड़ा गर्म है। अब ऐसा क्या हुआ कॉलिजन में कि आपको ये गर्म फील हुआ? तो आंसर है कि ये पार्टिकल हाई वेलोसिटी से हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, तो जैसे ही आकर के आपके हाथ से टकराता है, अपनी एनर्जी को आपके हाथ में ट्रांसफर कर देता है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं, और हमें फील होता है कि ये बहुत ही क्या है, हॉट है, ये गर्म है। तो इस तरह से हमें सेंसेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने की या ठंडा होने की। अब ठंडा होने की बात कर रहे हैं तो सुनिए क्या होगा। देखिए रेज हैंड कीजिए अगर आपको ये समझ आ गया कि मैंने अभी बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में अगर हम अपने हैंड को उसके अंदर डाल रहे हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स आकर के कोलाइड करते हैं हमारे हाथ से, और उस कोलिजन में उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी, आपने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसमें यही तो बताया जाता था कि पार्टिकल जब आकर के कोलाइड करते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती।
तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये ऐसा आकर के टकराया तो अपनी एनर्जी को हमारे हाथ में ट्रांसफर कर दिया। और हमारे हाथ में भी तो क्या है, पार्टिकल्स ही तो हैं, पार्टिकल्स ही तो बना है ये मटेरियल, तो ये पार्टिकल्स भी तो मोशन में आ जाते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी से हमारे हाथ के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो हमें फील हुआ कि ये तो गर्म था वाटर। अब ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, तो ठंडा फील होगा, कोल्डनेस फील होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सुनिए। अच्छा, कोई बता सकते हैं मेरे को उसका रीजन क्या होगा? अगर हम कोल्ड वाटर में अपने हाथ को डालेंगे तो हमें वो ठंडा क्यों महसूस होगा? प्लीज रेज हैंड इफ यू वांट टू गिव आंसर। यस, दिव्य सिंह ने भी बहुत अच्छी कोशिश की बताने के लिए, और तन्मय खत्री ने भी बताया, वेरी गुड स्टूडेंट। अब सुनिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि अगर हम कोल्ड चिल्ड वाटर में अपने हैंड को डालेंगे तो कोल्डनेस क्यों फील होगी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है, लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है लो काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? लो काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी। और हमारा हाथ तो है 37 डिग्री सेल्सियस पर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे हैंड का टेम्परेचर है तो इनके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। ये फास्ट मूविंग होंगे, वाइब्रेशन कर रहे होंगे, चल करके जा रहे होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस कर रहे होंगे। इसकी वजह से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। अब जैसे ही हमने ठंडे पानी में हाथ डाला तो यहाँ के पार्टिकल्स जाकर के वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहे हैं और ये वाइब्रेशन कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स, अगर ये पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है तो ये वाइब्रेट करते करते दूसरे पार्टिकल से भी तो कोलाइड कर सकते हैं। ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करते करते इससे कोलाइड किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी। कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ओके, तो आपके हाथ की जो एनर्जी थी, हीट एनर्जी, मतलब कि ये जो पार्टिकल्स थे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो रही है वाटर में। तो आपकी हैंड की एनर्जी कम होती जा रही है। अगर आपके हैंड की काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी कम होती जा रही है तो आपको कैसा फील होगा? आपको फील होगी कोल्डनेस, आप फील करेंगे ठंडा। तो दिस इज द फंडा बिहाइंड द हीट एनर्जी। ये मोशन हो सकते हैं पार्टिकल्स के। सॉलिड में कौन कौन से मोशन होंगे? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें किस टाइप के मोशन है? वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के मोशन कर रहे हैं? दिस इज वाइब्रेशनल मोशन। किस टाइप के मोशन कर रहे हैं? तन्मय खत्री, वाइब्रेशनल मोशन है तो हैंड रेज कर दो। अगर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। यस, यश, दिव्य, तन्मय, पुलकित, आंचल, हकीकत कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? मिस्टर हर्ष, कुणाल, नंदिनी, साक्षी, यस यस यस, वेरी गुड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक ही तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि वो पार्टिकल्स फ्री नहीं है। सॉलिड के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि इसके स्ट्रक्चर में ये पार्टिकल्स होते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब अपनी जगह पर रहते हैं और सिर्फ एक ही तरह का मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। ये अपने प्लेस पर रहते हुए ऐसा वाइब्रेट कर सकते हैं, इस तरह से वाइब्रेशन कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इसके आसपास के पार्टिकल सभी क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। इस वजह से ये पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन नहीं कर सकते। ये सिर्फ किस तरह का मोशन कर सकते हैं? ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी हो सकता है। और कैसा मोशन हो सकता है? ट्रांसलेशनल। H2O का जो मॉलिक्यूल है वो इस टाइप का होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से ऐसा घूम भी तो सकता है, ये ऐसा रोटेट भी तो हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेशन कर सकता है। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों तरह के मोशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, गैसेस के अंदर तो तीनों मोशन ही होते हैं। गैसेस के पार्टिकल इतनी दूर दूर होते हैं कि कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, वो फ्री मोशन कर सकते हैं, परपेचुअल मोशन करते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोले? हीट एनर्जी, अब सुनिए डेफिनेशन, काम की डेफिनेशन सुनिए। जो हीट एनर्जी है किसी भी बॉडी की, आप उसको बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी। आप उसको क्या बोल सकते हैं? थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। और ये किसके कारण से होती है? पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जीज हैं
उनका जो सम होता है, उनका जो टोटल होता है, तो आप इसके लिए ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का टोटल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एनर्जी। वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हीट एनर्जी के लिए। और मोशन किस टाइप की हो सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, अब एक वर्ड हम लोग और यूज करेंगे। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2-3 चैप्टर्स आएंगे, मतलब हीट एनर्जी से रिलेटेड 2-3 चैप्टर्स आएंगे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी हीट एनर्जी का ही सारा फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे, जो भी फंडा होगा। इसके अलावा आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें भी हीट एनर्जी से रिलेटेड ही सारा का सारा मैटर होगा। तो इन आगे इस चैप्टर में, आगे के 2 चैप्टर्स में हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज इंटरनल एनर्जी। दैट इज इंटरनल एनर्जी। देखिए, एक तो एक्सटर्नल एनर्जी होती है। अब जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये ऐसा मोशन कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो बाहर से मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट हुई दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी का मतलब है इसके पार्टिकल्स की एनर्जी, इसके अंदर की एनर्जी। अब इसके अंदर 2 तरह की एनर्जी हो सकती है। इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है? पार्टिकल्स की एनर्जी से रिलेटेड है। और पार्टिकल्स के पास 2 एनर्जी हो सकती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरे तरह की कौन सी एनर्जी हो सकती है? दूसरे तरह की एनर्जी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, और अगर इन दोनों का सम कर दे, अगर पोटेंशियल एनर्जी पीई और काइनेटिक एनर्जी केई, इन दोनों का सम कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी। लेकिन कौन सी पोटेंशियल और कौन सी काइनेटिक? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल पार्टिकल्स की एनर्जी, पार्टिकल्स की एनर्जी। अब मान लीजिए मेरे पास 2 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे, एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब इन 2 पार्टिकल्स की वजह से पूरे सिस्टम की एनर्जी हम निकालेंगे। सिस्टम, देखिए एक सिस्टम भी क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे, एक सिस्टम भी क्रिएट कर देते हैं। तो सुनिए, ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ऑक्सीजन के क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये 2 मॉलिक्यूल, 2 मार्कर है मेरे पास, यही तो 2 मॉलिक्यूल है इस कंटेनर के अंदर। अब इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये लगातार क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद इधर चला जाएगा। रैंडम मोशन बोलते हैं। तो जिगजैग मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं कॉलिजन के बाद में, दैट इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है। लेकिन मोशन जरूर करेंगे, कंटिन्यूस मोशन जरूर करेंगे, परपेचुअल मोशन होगा। ओके, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनके पास है काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी है K1, इसकी काइनेटिक एनर्जी है K2। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको KE से लिख देता हूं मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस K2। ये पहला पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, दोनों मोशन में है और दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, तो दोनों के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। इसके पास है K1, इसके पास है K2, तो 2 काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह से अब आप बताएंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये सरफेस से इतनी हाइट पर है और ये इतनी हाइट पर है, तो दोनों की हाइट अलग है। अगर दोनों की हाइट अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो अलग होगी। फॉर्मूला क्या है? mgh। अगर h अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगी। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है P1, दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी है P2। अब मैं आपसे बोलता हूँ टोटल इंटरनल एनर्जी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर, ये जो पार्टिकल्स थे, इनकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। सर, इस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स थे, उनकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होगा, इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो इस रूम के अंदर अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और उन दोनों की हाइट अलग अलग है, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी अलग है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग है। तो हम वर्ड यूज करेंगे द सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जीज
and total potential energies of the particles is known as internal energy, is known as internal energy. अब आप मुझे ये बताइए कि हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है या नहीं है? क्या हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है या नहीं है? रेज हैंड कीजिए, रेज योर हैंड्स अगर आप आंसर दे सकते हैं। यस तन्मय, मिस्टर तन्मय, यश, आंचल, यस मिस आंचल। Sir, please explain translational energy again. ट्रांसलेशनल का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा जा रहा है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको ट्रांसलेशनल मोशन समझना है या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी समझनी है? Translational kinetic energy. ओके, तो सुनिए, ये एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास, दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग। ये एक ऑब्जेक्ट है और जिसके पास है मास और ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से। कैसा मोशन कर रहा है? कैसा मोशन कर रहा है? ये सरफेस है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। जैसे हमने बुलेट को फायर किया, बंदूक से गोली चलाई, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखिए, ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इसमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये स्टडी किया हुआ है आपने, 9th क्लास के अंदर Yes. आता था ये फॉर्मूला, हाफ mv²। सो दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है पूरा का पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है और सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। अब आप ये बताइए, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा चल करके जा रहा है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में इसको बोल सकता हूँ? तो आंसर है यस, बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? Same velocity. सेम वेलोसिटी से। ये आगे वाला पार्टिकल भी, पीछे वाला पार्टिकल भी, सब सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, इसीलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशनल। एनी अदर डाउट? दिव्या सिंह। Okay, thank you so much. Bye bye students, take care, stay home, stay safe.